हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधारित्र तथा धारिता के बारे में। एज यूजुअल करेंगे शुरुआत एक शानदार प्रेरक पंक्ति के साथ। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। सबसे पहले एक सवाल, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है क्या? उसमें पेशेंट को झटका देते हैं बिजली का। इस मशीन का नाम एक्चुअली डिफिब्रिलेटर है। ये मशीन कैसे काम करती है, ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने के काम आया करती है मशीन, पर ये किस सिद्धांत पे काम करती है, किस युक्ति का, किस डिवाइस का इसमें प्रयोग होता है, वीडियो देखने के बाद उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र, और सेल के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो ये जो सेल हैं और ये जो संधारित्र है, इनमें मूलतः फर्क क्या है, हम एक टेबल बना के ये फर्क समझने वाले हैं। भाई, संधारित्र भी ऊर्जा प्रदान करता है और ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं, सेल भी। फिर इनमें फर्क क्या है? तो एक तरफ हम ले लेते हैं संधारित्र, दूसरी तरफ हम लेते हैं सेल, और इनमें एक एक करके फर्क समझते हैं। ये जो सेल हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है और उनसे आपको रासायनिक ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होकर विद्युत ऊर्जा में मिलती रहती है। तो इसके लिए बात हम सबसे पहले लिख लेते हैं। जबकि ये जो संधारित्र हुआ करते हैं, इनमें स्थिर वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। देखिए फर्क है, यहां रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है और यहां स्थिर वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। दूसरी बात, सेल जो है वो लंबी अवधि के लिए ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं या किसी निकाय को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है, उस घड़ी में पीछे आप सेल लगाते हैं। सेल जो है लंबी अवधि तक उस घड़ी को ऊर्जा प्रदान करता है, 6 महीने, 8 महीने, साल भर। तो ये लंबे समय के लिए ऊर्जा का भंडारण कर सकते हैं और लंबे समय के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट चली गई तो वो इन्वर्टर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। जबकि ये जो संधारित्र है, ये ऊर्जा तेजी से संग्रहित करते हैं और तेजी से प्रदान कर देते हैं। संधारित्र फटाफट आवेशित होते हैं और फटाफट से निरावेशित भी हो जाते हैं। ये जो हमने फोटो देखा था पेशेंट की हार्ट बीट को रेगुलर करने के लिए, उसमें अचानक से झटका देना पड़ता है बिजली का, तो वहां संधारित्र का इस्तेमाल होता है। संधारित्र फटाफट आवेशित होता है, फिर वो निरावेशित होता है, तो बिजली का झटका पेशेंट को दिया जाता है ताकि उससे उसकी हार्ट बीट रेगुलर हो। इन दोनों में अंतर को एक और शानदार उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप होली खेल रहे हैं, एक तो आप किसी पे गुब्बारे भर भर के पानी मार रहे हैं, गुब्बारे में पानी भरा, उस पे मारा, गुब्बारे पे पानी भरा, उस पे मारा, ऐसा 2-3 घंटे तक कर रहे हैं। वो ये बैटरी वाला काम है, धीरे 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 उस बंदे पे पानी पहुंच रहा है। एक आप बाल्टी भर के लाए और सीधा उस पे उड़ेल दिया एक ही झटके में, तो वो ये संधारित्र वाला काम है। संधारित्र एक झटके में ऊर्जा प्रदान कर सकता है, तेजी से ऊर्जा प्रदान कर सकता है, और ये धीरे 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 ऊर्जा प्रदान करता है। आई बात समझ में? आपके मोबाइल में एक फ्लैश लाइट चमकती है, झटके से ऊर्जा प्रदान की जाती है, वहां आ रही है बात समझ में? पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है हार्ट बीट रेगुलर करने के लिए, वहां अचानक झटके से उसे ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इस तरह के कार्यों के लिए संधारित्र का उपयोग होता है। जबकि टीवी का रिमोट, आपके एसी का रिमोट, घर में जितने भी रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं, उनके रिमोट में आप लंबे समय तक ऊर्जा चाह रहे हैं, तो वहां आप क्या लगाएंगे? बैटरी लगाएंगे, सेल लगाएंगे। आइए बढ़ते हैं इससे आगे। इनका विभव अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। जैसे मान लीजिए इस सेल का वैद्युत विभव 1.5 वोल्ट है, तो आपने इसे घड़ी में लगा दिया, रिमोट में लगा दिया, तो ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगभग हम इसका विभव 1.5 वोल्ट लेके चल सकते हैं। जबकि संधारित्र का विभव जब ये निरावेशित होता है तो लगातार कम होता रहता है, इसका विभव नियत नहीं रहता है, विभव तेजी से बदल सकता है, जबकि इसका विभव अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। ठीक है,
इनका उपयोग किया जाता है लैपटॉप में, मोबाइल में, फोन में, कार जैसे उपकरणों में। जबकि ये जो संधारित्र है इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ऊर्जा के भंडारण में, सिग्नल की फिल्टरिंग में और वोल्टेज को स्थिर करने के लिए भी संधारित्र का प्रयोग करते हैं। आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर यानी कि अर्धचालक वाले अध्याय में इसका उपयोग देखेंगे। अच्छा, आपके घरों में भी संधारित्र इस्तेमाल होते हैं। पंखे के ऊपर एक व्हाइट कलर का कुछ लगा रहता है सिलेंडर टाइप का, वो एक संधारित्र होता है। ऐसा पानी की मोटर के ऊपर भी लगा होता है, आटा चक्की के ऊपर भी लगा होता है, तो ये संधारित्र है। ठीक है, आइए संधारित्र की परिभाषा देखते हैं अब अपन आगे। संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का एक निकाय है। ये चालक पट्टिका, ये दूसरी चालक पट्टिका, इनके मध्य विद्युत रोधी है। आप चाहे निर्वात मान लें, निर्वात भी विद्युत रोधी होता है, या आप कोई पराविद्युत पदार्थ इसके अंदर भर दें, वो भी विद्युत रोधी होता है। तो ये दो चालकों का एक निकाय है जो कि विद्युत रोधी द्वारा पृथक रहता है। संधारित्र का अगर कोई आपसे पूछे कि कुल आवेश कितना है, तो एक पट्टिका पर धनात्मक क्यू आवेश है, दूसरी पर ऋणात्मक क्यू आवेश है, तो कुल आवेश कितना हुआ भाई? शून्य। ये बात हमने यहां लिख ली, संधारित्र का कुल आवेश शून्य होता है। अच्छा, किसी प्रश्न में आपको कहा जाए कि संधारित्र का आवेश क्यू है, उसका मतलब है इसकी धन पट्टिका पर जो आवेश दिया गया है। किसी प्रश्न में कहा गया संधारित्र का आवेश 3 माइक्रोकुलाम्ब है, इसका मतलब ये Q बराबर 3 माइक्रोकुलाम्ब होगा। संधारित्र पर आवेश का आशय है इसकी धनात्मक पट्टिका पर उपस्थित आवेश। ठीक है, ये बात भी आपके लिए यहां लिख दी है, Q का क्या मीनिंग है, धनावेशित पट्टिका पर उपस्थित आवेश। अगली चीज देखें, संधारित्र की धारिता का सूत्र आता है Q बाय V, जहां V है इन दोनों चालकों के मध्य का विभवांतर। मान लीजिए कि आपने इन दो चालक पट्टिकाओं के मध्य जो विभवांतर मान रखा है वो V है, ये वाला। अब किसी एक पट्टिका पर आवेश का परिमाण Q है, तो C का सूत्र आता है Q बटा V। ये धारिता C का सूत्र हमें याद रखना है। V है इन दोनों चालकों के मध्य का विभवांतर। आई बात समझ में? अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि C का मान क्या Q और V पर निर्भर करता है, तो इसका जवाब है C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सूत्र में तो यहां Q और V दोनों रखे हैं अपन ने, लेकिन C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता। आगे जाके हम गणना करेंगे इस समांतर पट संधारित्र की। जो धारिता C आएगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट A बटा D। A है प्लेट का क्षेत्रफल, D है प्लेटों के मध्य की दूरी। तो ना तो इसमें Q आ रहा है ना इसमें V आ रहा है, यानी कि ये C का मान ना तो Q पर निर्भर करेगा ना ही V पर निर्भर करेगा। ऐसा आपने ओम के नियम में भी पढ़ा है। जैसे ओम का नियम कहता है V बराबर IR, इससे आपने R निकाला V बटा I। अब मुझे बताइए कि R का मान क्या V पर या करंट या धारा I पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? शाबाश, इसका सही जवाब है नहीं करता। ना V पर निर्भर करेगा R का मान, ना ही I पर निर्भर करेगा, क्योंकि R बराबर तो सूत्र हम रो L बाई ए लिखते हैं ना। तो इस रो L बाई ए में ना तो V आ रहा है ना I आ रहा है। यहां आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि R का मान V और I पर निर्भर कर रहा है, पर वास्तव में R का मान V और I पर निर्भर नहीं करता। ऐसे ही याद रखना है कि C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता है। चलो ये बात मैं आपके लिए नोट्स में ले आता हूं कि C का जो मान है वो Q और V पर निर्भर नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं इससे। संधारित्र की धारिता C इनके ज्यामितीय विन्यास पर निर्भर करेगी। भाई पट्टिकाओं का आकार कितना है, पट्टिकाओं के मध्य दूरी कितनी है, पट्टिकाओं के मध्य किस प्रकार का परावैद्युत माध्यम उपस्थित है, C इन बातों पर निर्भर करेगा। अच्छा, मैं ऐसे पूछूं कि C क्या पट्टिकाओं की मोटाई पर निर्भर करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है,
तो सी इन कारकों पर निर्भर करेगा। एक तो ज्यामितीय विन्यास, पट्टिकाओं का आकार कितना बड़ा है, पट्टिकाओं की आकृति कैसी है। भाई पट्टिकाएं आपकी आयताकार हैं, पट्टिकाएं आपकी वृत्ताकार हैं, उसके हिसाब से सी का मान अलग अलग आएगा। इनका पृथक्कन यानी कि इन पट्टिकाओं के मध्य की दूरी कितनी है, उस पर भी सी निर्भर करता है। इसके अलावा इनको पृथक करने वाले माध्यम पर भी निर्भर करता है। जैसे इस डिब्बे में मान लो मैंने 5 ml पानी भरा या 10 ml भरा या 30 ml पानी भरा, क्या भरे गए पानी की मात्रा पर इसकी धारिता निर्भर करती है। भाई इसकी धारिता अगर मान लो कुछ 500 ml है, कुछ 300 ml है, तो वो धारिता इसके आकार पर निर्भर करती है। वो धारिता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने इसके अंदर कितना पानी भरा है। ऐसे ही संधारित्र पर आपने कितना आवेश क्यों दिया है, उस बात पर संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। आइए बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य उपस्थित विभवांतर V पर भी धारिता निर्भर नहीं करती है। धारिता निर्भर करती है उसके ज्यामितीय विन्यास पर। यह कितना पानी धारण कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, ये इसके ज्यामितीय विन्यास पर निर्भर करेगा। आइए आगे बढ़े। धारिता का मात्रक अगर आप यहां से देखें तो आवेश का SI मात्रक है कूलाम, और इस वोल्ट का मात्रक, इस विभवांतर का मात्रक आप क्या लिखेंगे, वोल्ट। तो इसका SI मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। ये कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम फैरड लिख लेते हैं, और फैरड को आप कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि एक फैरड बहुत बड़ी धारिता है। हमने शुरुआत में एक फोटोग्राफ देखा था, उसमें जितने भी संधारित्र हैं उनकी धारिताएं कम हैं। तो वास्तव में धारिताएं जो ली जाती है वो पिको फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, इन कोटि की ली जाती है। एक फैरड वास्तव में बहुत बड़ी धारिता है। तो आप जो परिपथ में संधारित्र पाएंगे, जो सवाल आप पाएंगे, वो इस डेटा पे मिलेंगे। या तो धारिता माइक्रो फैरड होगी यानी कि 10 की घात -6 फैरड, या धारिता नैनो फैरड होगी 10 की घात -9 फैरड, या धारिता पिको फैरड होगी 10 की घात -12 फैरड। कभी सवालों में आपको 1, 2, 3 फैरड के संधारित्र नहीं मिलेंगे। अगली उपयोगी बात, अगर संधारित्र की धारिता नियत हो तो आप उसका प्रतीक ऐसे प्रदर्शित करेंगे जब आप सर्किट बनाएंगे, और यदि संधारित्र की धारिता परिवर्ती हो तो उस पर ऐसे एक तीर का चिन्ह लगा होता है कि आप इसको रेगुलेटर का जैसे आप घुमाते हैं, बटन नॉब घुमाते हैं, वैसे वैसे घुमा घुमा के इसकी धारिता बदली जा सकती है। ऐसा तीर का चिन्ह का मतलब है आप इस संधारित्र की धारिता परिवर्तित कर सकते हैं, और इसका मतलब है इसकी धारिता नियत है। ठीक है, ये बात। आखिरी उपयोगी बात लिख लेते हैं। दिए गए संधारित्र में आवेश को संचित करने की एक सीमा होती है। भाई इस पे कितना आवेश आ सकता है उसकी एक सीमा है। उससे ज्यादा आवेश देंगे तो यहां से आवेश का क्षरण होने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में खाना खाने गए, जीवन जीवने गए। अब आप जो मिठाई खा सकते हैं उसकी एक सीमा है। हद से ज्यादा अगर मिठाई खा ली ना तो उसका क्षरण होने लगेगा आपकी बॉडी से। क्या ये बात आपको समझ में आती है? इन पट्टिकाओं ने अगर हद से ज्यादा आवेश खा लिया तो उस आवेश का क्षरण होने लगेगा। तो संधारित्र पर बिना क्षरण के जो आवेश आ सकता है उसकी एक निश्चित सीमा होती है। इसके बारे में हम अगले पेज पर समझेंगे। आपको अगर नोट्स बनाने, यहां तक की चीजें आप लिख सकते हैं। बड़ा संधारित्र कम विभव पर भी अधिक आवेश का संचय कर सकता है। कैसे? हमारे पास धारिता का सूत्र क्या था? C बराबर हम लिखा करते थे Q बाय V। Q ये वाला आवेश है, ये वाला, और V है इन पट्टिकाओं के मध्य विभवांतर। अब अगर आपने V का मान अल्प लिया हो, V अगर अल्प हो तो C का मान अधिक होगा। C का मान अधिक है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अधिक आवेश का संधारण कर सकता है, इसकी धारिता ज्यादा है।
यानी कि जितना अल्प विभवांतर यहां उपस्थित होगा उस संधारित्र की धारिता हम ज्यादा मानेंगे, उसके आवेश भंडारण करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा आवेशों को ये पट्टिकाएं परिबद्ध कर सकती है। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने उच्च विभवांतर लगाया तो उच्च विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र बहुत ही प्रबल होगा। ये विद्युत क्षेत्र इन प्लेटों के मध्य उपस्थित वायु को आयनीकृत कर देगा। अब यहां मान लीजिए प्लस और माइनस आयन बन गए, ये वाले माइनस आयन इस प्लस पट्टिका की तरफ आएंगे, प्लस वाले आयन माइनस पट्टिका की तरफ जाएंगे, तो ये प्लस और माइनस यहां एक दूसरे को उदासीन करने लग जाएंगे। ऐसे ये माइनस और इस पट्टिका का प्लस ये एक दूसरे को उदासीन करने लग जाएंगे, तो धीरे 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 संधारित्र का निरावेशन हो जाएगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि इतना उच्च विभवांतर नहीं लगाना है कि इनके बीच का माध्यम आयनीकृत हो जाए, नहीं तो फिर यहां उदासीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इससे। अब यदि संधारित्र का आवेश क्षरित होने लगा तो फिर हम कहेंगे यहां जो बीच में माध्यम भरा हुआ था उसका वैद्युत भंजन हो गया है। अगर यहां का आवेश क्षरित हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस बीच वाले माध्यम का क्या हो गया है, वैद्युत भंजन हो गया है। यहां जो परावैद्युत भरा हुआ है वो बिना भंजन के जितने विद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है वो उसका कहलाता है परावैद्युत सामर्थ्य। भाई यहां हमने तो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, आपने यहां विभवांतर बढ़ाया, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती गई, एक सीमा तक तो इस परावैद्युत में आयनीकरण नहीं होगा। वह अधिकतम सामर्थ्य परावैद्युत का जिस विद्युत क्षेत्र के लिए इसमें आयनीकरण नहीं हो रहा है, आप उसी को नाम देंगे परावैद्युत सामर्थ्य। और इसके तुरंत बाद अगर आपने विभवांतर बढ़ाया तो यहां आयनीकरण शुरू हो जाएगा और आवेशों का क्षरण शुरू हो जाएगा। वायु के लिए यह परावैद्युत सामर्थ्य है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। इसका आशय यह है कि अगर मान लीजिए 1 मीटर दूरी पर आपने 2 बिंदु लिए और इन बिंदुओं के मध्य वायु उपस्थित है, ये 1 मीटर दूरी ले ली और मान लीजिए यहां वायु उपस्थित है। अब अगर इस 1 मीटर दूरी पर विभवांतर 3 × 10⁶ वोल्ट से ज्यादा हो गया तो फिर यहां की हवा आयनीकृत हो जाएगी, हवा में चालन का गुणधर्म आ जाएगा। सामान्यतया हम हवा को क्या मानते हैं, कुचालक। पर अगर 1 मीटर दूरी पर विभवांतर इससे ज्यादा हुआ तो हवा चालक हो जाएगी। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, आसमान में तड़ित जब मौसम खराब होता है बिजली चमकती हुई देखते हैं और कई बार बिजली जमीन पर गिर जाती है। अब उस दौरान यहां की हवा क्या हो गई है, चालक। वहां बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, हवा का भंजन हो जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि बिना क्षरण के अगर आप संधारित्र में अधिक मात्रा में आवेश संग्रहित करना चाहते हैं तो आपको विभवांतर इतना ही लगाना है या विद्युत क्षेत्र इतना ही लगाना है जो इसकी भंजन सीमा से क्या रहे, कम रहे। अगर यहां भंजन सीमा को आपने पार कर दिया तो फिर आवेशों का क्षरण होने लग जाएगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई है तो आप अपने नोट्स बनाइए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे समांतर पट संधारित्र के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टे ऑसम।